अब देखेंगे भाई भारत रत्न 2024। भारत रत्न 2024 जो प्राप्त हुए हैं 2024 वाले, क्योंकि 2025 के तो अभी हुए नहीं, आपके मिले नहीं हैं, तो 2024 वाले ही मिले हैं, तो उनके बारे में देखेंगे जी कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। चलो भाई, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई। तो भारत रत्न के बारे में बात करेंगे। भारत रत्न 2024 में जो भारत रत्न दिए गए हैं, कौन कौन से लोगों को दिए गए उनके बारे में बात करेंगे और डिटेल से उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत रत्न के बारे में, तो भारत सरकार के द्वारा 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को, जो 5 प्रमुख व्यक्ति थे, उनको भारत रत्न देने की घोषणा की है। कौन कौन है? एक तो कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को आप जानते हैं, बीजेपी पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं ये। इसके अलावा एम.एस. स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति से नाम इनका जुड़ा हुआ है, और पी.वी. नरसिम्हा राव, स्थानीय स्वशासन के साथ इनका नाम जुड़ा है, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी ये बने हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो क्या 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 अब इनको दिया भी जा चुका है। तो इसके साथ ही अब तक भारत सरकार भारत रत्न पाने वाले कुल व्यक्तियों की अगर संख्या की बात करेंगे तो 53 हो चुके हैं। देखो 2024 में कितने लोगों को दिया गया? तो 5 लोगों को दिया गया है। और टोटल अगर बात करें अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो ये अब तक 53 लोगों को प्राप्त हो चुका है भारत रत्न। इसके बाद बात करेंगे, अब इनको देख लेते हैं विशेष रूप से क्या क्या इनका योगदान रहा है, तो इनके बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। समस्तीपुर जिले में भी एक गांव है आपका पितोझिया, पितोझिया नामक गांव में हुआ था, जिसका नाम कर्पूरी नाम कर दिया गया है उस गांव का नाम। गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था, माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनके निधन की बात करें तो 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया था। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था पहली बार। तो कब जीता? 1952 में। उसके बाद तो 1952 में ही पहली बार चुनाव हुआ था, देश में आम चुनाव, तो उसमें इन्होंने जीत हासिल की। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 1971 तक और 1977 से 1979 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। इसके अलावा 1967 से लेकर 68 तक ये बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, यानी कि इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने बिहार में, वे सब कांग्रेस पार्टी से ही बने थे। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी, यानी कि बिना कांग्रेस के। ये अगर इनकी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हमने ऊपर देखा भी थी, सोशलिस्ट पार्टी के रूप में इन्होंने काम किया। तो गैर कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री माने जाते हैं इनको। इन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण दिया। कहां पर? बिहार में। इन्होंने ही 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। तो मुंगेरी लाल आयोग जो है ये ओबीसी से ही जुड़ा हुआ है। वर्ष 1978 में इन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी और महिलाओं तथा उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। कितना? 26%, 26% आरक्षण जो है आवंटित किया गया था। तो उसमें इनका योगदान रहा बहुत बड़ा। वर्ष 1978 की बात है ये। इस समय इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें जर्नल को भी, ओबीसी को भी और महिलाओं को भी आपका क्या दिया गया? आरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये पहले व्यक्ति थे ऐसा करने वाले। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा भी दिया था। तो उर्दू को जो है बिहार में जो दूसरी भाषा का दर्जा जो प्राप्त हुआ, तो इन्हीं के काल में हुआ था। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें यानी कि 49वें व्यक्ति हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें व्यक्ति हैं। इनके इनसे पहले भी 16 व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। बिहार से पहले भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति
हैं आपके कौन, कर्पूरी ठाकुर। इसके बाद अब कर्पूरी ठाकुर के बाद अब बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी की। इनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है भाई, ठीक है। जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति जो हैं वे लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं। और इनका जन्म 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कराची, जो अब आपका पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस के साथ में जुड़े, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसमें ये शामिल हुए, और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था। इनकी आत्मकथा किताब का नाम अगर बात करें तो माई कंट्री माई लाइफ है, बहुत ये आपकी प्रसिद्ध हुई है पुस्तक। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की, और यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर को 22 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए पहली बार आपके क्या हुए, मेंबर बने। तो जनसंघ पार्टी की ओर से बने थे, तो राज्यसभा के सदस्य। इसके बाद 2002 से 2004 तक ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा 1998 से 2004 तक ये भारत के गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो उप प्रधानमंत्री भी रहे ये 2002 से 2004 तक, और 1998 से 2004 तक ये गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। ये 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हो पाई थी, यानी सरकार नहीं बना पाए थे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और आप देख ही रहे हैं 2024 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित कर दिया गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान माना भी जाता है और रहा भी है। तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे ये भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में इनका बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी का। इसके अलावा अगला नाम देखेंगे फिर हम, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन की अगर मैं बात करूं तो ये भी भारत की एक प्रमुख हस्ती रही है, और इनका भी काफी नाम जो है लिया जाता है, काफी चर्चित रही है हरित क्रांति के कारण। तो भारत की हरित क्रांति के जनक और कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का जन्म की अगर बात करें तो 7 अगस्त 1925 ईस्वी को तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो कहां पर हुआ, कुंभकोणम नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में इनका निधन हो गया है, या हो गया था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में इनको दिया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में इनको दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में इनको दिया गया था। इसके अलावा बात करें, साथ ही 1967 में इनको पद्मश्री और 1972 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। सॉरी 1972 में पद्म भूषण से, और पद्म विभूषण जो मिला इनको वो 1989 में दिया गया था। और 2024 में इनको क्या दिया गया भाई, 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 51वें भारतीय हैं, या 51वें व्यक्ति हैं। अब बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो ये कांग्रेस के एक जो है वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, और भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है कार्यभार संभाला था। अब देखते हैं इनके बारे में भाई। पी नरसिम्हा राव का जो जन्म हुआ वो 28 जून 1921 ईस्वी को वर्तमान तेलंगाना में हुआ था। उस समय इसको हैदराबाद कहा जाता था। के वारंगल जिले के लक, लकनेपल्ली लकनेपल्ली गांव पड़ता है आपका वारंगल जिले में, जो आपका अब वर्तमान तेलंगाना में है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम है पामुलापति वेंकट नरसिंह राव, तो इसीलिए इनको पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जाना जाता है। इनके पिता की बात करें तो सीताराम राव, और माता का नाम था रुक्माबाई। वर्ष 1991 से 1996 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा 1971 से 1973 तक ये आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला, और 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1992-93 में हुआ का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के काल के दौरान ही किया गया था। ये इनके काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है,
इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर निकाय यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब बात करेंगे किसानों के मसीहा कहे जाते हैं जिनको चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो चौधरी चरण सिंह के जन्म की बात करें तो 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक आपका गांव पड़ता है नूरपुर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। नूरपुर में इनका जन्म हुआ था और जाट किसान परिवार से ये शामिल थे या संबंधित थे। इनकी जयंती की अगर बात करें तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसानों के मसीहा कहा जाता है इनको। इनके देहांत की बात करें तो 29 मई 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। सर्वप्रथम 1937 में छपरोली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए पहली बार चुने गए थे, यानी कि अंग्रेजी शासन काल में ये आपके जो है पहली बार छपरोली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए इनका चुनाव हुआ था। वे 1979 से लेकर 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, यानी कि 1979 से 1980 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद में नहीं गए, क्योंकि जो है ये 1979 के लगभग आपका दिसंबर में ही प्रधानमंत्री चुने गए थे और जनवरी के आसपास जो है इनका पद समाप्त हो गया था, यानी कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो कुल मिलाकर आपका 32-33 दिन के आसपास इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। वे 1967 से 68 तक और दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको भी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये 1954 में प्रदान किया गया था और 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, यानी कि मरे जिन व्यक्तियों का देहांत हो चुका उनको भी दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का जो आकार है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जो रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर रहे हैं। और भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो सीवी रमन थे, जिनको सबसे पहले ये दिया गया था। भारत रत्न देने की सिफारिश की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों की सिफारिश करता है उन्हीं व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया जाता है। मरणोपरांत पहला भारत रत्न सबसे पहले जो दिया गया वो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। इसके अलावा भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कैसे रंग में? सफेद रंग के फीते से इसको पहनाया जाता है भारत रत्न को भाई। चलिए, तो ये हमने कुछ देखे क्या, भारत रत्न। अब बात करेंगे हम किसकी? अब बात करेंगे सैन्य अभ्यासों की। तो सैन्य अभ्यास अब हम लोग जो है देखने वाले हैं। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है जी, 2024-25 में जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे संयुक्त सैन्य अभ्यास और ये किन किन देशों के बीच में हुए। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका आयोजन किया गया है और किन सेनाओं के बीच में हुआ, यहाँ पर आपका ये रहेगा, आपका एक उसमें कॉलम रहेगा। तो 4 कॉलम आपके बने हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कॉलम है आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम और किन किन देशों के बीच में ये हुआ। ज्यादातर एग्जाम में यही आपसे पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार ये आ जाता है कि कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और कौन सी सेनाओं के बीच में हुआ वो आप जो है चौथे कॉलम में देखोगे। तो 12वां श्रीनेक्स एक्स 2025 के नाम से जो सैन्य अभ्यास हुआ ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। कोलंबो श्रीलंका में हुआ है भाई, नौसेना के बीच में। इसके बाद जा माता अभ्यास 2025 भारत और जापान के बीच में हुआ। ये चेन्नई तट पर हुआ है, तमिलनाडु में नौसेना का अभ्यास था ये। इसके अलावा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 की बात करें तो भारतीय सेना के द्वारा हुआ असम और मणिपुर में, असम और मणिपुर में हुआ ये, और थल सेना के बीच में हुआ था। इसके अलावा सस्टेनेबल पावर 1404 एक्स 2025 ये ईरान के द्वारा किया गया आयोजित। तो ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में ये हुआ, थल सेना के द्वारा ये सैन्य अभ्यास किया गया था। 14वां बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 के नाम से जो सैन्य अभ्यास हुआ भारत और सिंगापुर के बीच में, जोधपुर में हुआ है, थल सेना के बीच में। इसके अलावा प्रचंड शक्ति अभ्यास, प्रचंड शक्ति अभ्यास की अगर मैं बात करूं तो ये 2025 में हुआ। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं क्योंकि लास्ट में केवल सेनाओं के बारे में दिया गया है और वहां से कोई ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये लो जी, इसको इतना मैंने कर दिया है, आपको अब देखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है भाई, चलो।
चलिए यहाँ से आपको जो है देखने में से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये लो जी, देखते हैं जो प्रचंड शक्ति, तो अब थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा ना। चलो इधर मैं बोलता रहूंगा कि कोई ये जन कौन सी सेनाओं के बीच में हुआ। तो प्रचंड शक्ति अभ्यास जो हुआ 2025 में भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन ये रहा। ये मेरठ के खड़ग फील्ड ट्रेनिंग एरिया में राम डिवीजन के द्वारा किया गया थल सेना का यह अभ्यास था। 32वां सिम्बैक्स एक्सरसाइज जो हुई 2025 की, ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुई। तो 32वां सिम्बैक्स याद रखना, भारत सिंगापुर के बीच में कहां पर हुआ, सिंगापुर में हुआ, नौसेना का था। इसके अलावा पैसिफिक्स एक्स 2025 आपका भारत और ग्रीस के बीच में हुआ, अरब सागर में मुंबई के निकट ये अभ्यास किया गया था, नौसेना का अभ्यास था। इसके अलावा 17वां नोमेडिक एलिफेंट 2025 जो अभ्यास हुआ भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, ये उड़ान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, थल सेना का यह अभ्यास था। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, ला केवेलरी ये आपका फ्रांस में आयोजित किया गया था, थल सेना का अभ्यास था। पहला टाइगर क्लो 2025 के नाम से ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, पहला टाइगर क्लो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ग्रूड रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र के तहत ये जो है हुआ था, आपका थल सेना का अभ्यास था। इसके अलावा 22वां खान क्वेरेस्ट 2025 ये भारत सहित बहुराष्ट्रीय देशों के बीच में हुआ, यानी चलो भाई थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। अब देखो आवाज़ सही आ रही है, अब जहाँ सही आ रही होगी, उम्मीद है कि अब आपको आवाज़ भी सही प्रकार से आ रही होगी। हैं जी, चलो जी अब देखते हैं इसमें कहाँ तक हो गया था भाई, उलान बटोर हैं। अच्छा, उलान बटोर मंगोलिया वाला क्षेत्र हो चुका था आपका। तो यानी कि कुल मिलाकर आपका जो है हमने अभी पढ़ा 22वां खान कवरेस्ट 2025 ये भारत सहित बहुराष्ट्रीय देशों के बीच में हुआ, उलान बटोर में हुआ था। उलान बटोर कहाँ पर है, मंगोलिया की राजधानी है भाई, ये चीन के ऊपर पड़ता है, थल सेना के द्वारा किया गया। इसके अलावा तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 ये भी भारतीय सेना के द्वारा किया गया, और पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत ये किया गया था। इसके अलावा डेजर्ट फ्लैग 10 2025 जो है ये बहुराष्ट्रीय है, यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में होता है, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया गया इसका वायुसेना के द्वारा। छठा डस्टलिक अभ्यास 2025 में हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ओंध पुणे में, तो ये थल सेना का था। इसके अलावा चौथा टाइगर ट्रायफ 2025 जो हुआ भारत अमेरिका के बीच में, विशाखापट्टनम और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास हुआ भारत और रूस के बीच में, चेन्नई के तट पर और बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी आपका थल सेना के द्वारा हुआ था भाई, यानी थल सेना के द्वारा किया गया है। 22वां खंजर अभ्यास की अगर हम बात करें तो 22वां खंजर अभ्यास हुआ 2025 में भारत और किर्गिस्तान के बीच में, बिस्केक ये आपका किर्गिस्तान में हुआ था, थल सेना का है। इसके अलावा ट्रापेक्स अभ्यास जो हुआ ये आपका 2025 में, ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजन इसका किया गया, भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ भाई अरब सागर में, नौसेना का था। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 बहुराष्ट्रीय हुआ, गुआम तट पर हुआ ये, पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद अगला अभ्यास देखेंगे, छठा धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज जो हुई 2025 में भारत और जापान के बीच में हुई, माउंट फूजी पड़ता है आपका जापान में, वहां पर हुआ था थल सेना का। इसके अलावा तीसरा आपका साइक्लोन एक्सरसाइज 2025 में जो हुई भारत और मिस्र के बीच में हुई, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद अगला जो देखते हैं क्वेश्चन, अगला अभ्यास जो है वो था आपका 13वां एकुवेरिन एक्सरसाइज 2025 भारत और मालदीव के बीच में हुआ, माफिला फुसी मालदीव में इसका आयोजन किया गया है, ये थल सेना के द्वारा हुआ था। 8वां सूर्य किरण एक्सरसाइज जो हुआ, सूर्य किरण जो होते हैं आपके नेपाल के साथ में होते हैं, तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ, सर झंडी नेपाल में। इसके अलावा डेजर्ट नाइट 2024 भारत और फ्रांस के बीच में, भारत फ्रांस और यूएई के बीच में ये आयोजित किया गया था, भारत और यूएई के बीच में इसका आयोजन किया गया भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहाँ पर हुआ, ये अरब सागर के ऊपर किया गया था, वायुसेना का था। इसके अलावा सिनबैक्स फर्स्ट एक्सरसाइज 2024 वाली है, ये भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ पुणे में, थल सेना के द्वारा। हरी मऊ शक्ति
सैन्य अभ्यास जो हुआ ये 2024 में हुआ, 2024 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? मलेशिया के पलांग जिले के बेटोंग कैंप में इसका आयोजन किया गया था। नोवा ग्रूड शक्ति अभ्यास 2024 ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होते हैं। तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद 13वां अग्नि वॉरियर 2024 अभ्यास की अगर हम बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था, थल सेना का था। 5वां विनबैक्स 2024 के नाम से हुआ, यह आपका भारत और वियतनाम के बीच में, अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। तीसरा ओस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज 2024 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, थल सेना का। 15वां वर्ज प्रहार 2024 भारत अमेरिका के बीच में हुआ, ये इदाहो अमेरिका में आयोजित किया गया था, थल सेना के बीच में। नसीम अल बहर एक्सरसाइज 2024 में हुई भारत ओमान के बीच में, गोवा के तट पर, नौसेना का था। मालाबार एक्सरसाइज 2024 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में हुआ, विशाखापट्टनम में, नौसेना का अभ्यास था। और 8वां काजिंद एक्सरसाइज 2024 भारत कजाकिस्तान के बीच में, सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओली उत्तराखंड में आयोजित है क्षेत्र, और ये आपका थल सेना के बीच में हुआ था। तो अगर हम बात करें क्वाड की, तो क्वाड में ये 4 देशों शामिल है। ये 4 देश आते हैं, कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। ये क्वाड के मेंबर हैं या क्वाड के सदस्य इनको माना जाता है, तो क्वाड में आते हैं भाई ये। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखेंगे आगे अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये जी और बड़ा कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, ये लीजिए। अब आपको इसमें जो है साफ साफ चमक रहा होगा। थोड़ा सा एक बार मैं इसको इधर को ले लेता हूँ यहाँ तक। उम्मीद है कि आपको जो है ये सही चमक रहा होगा। ठीक है, ये पूरा आ गया, आधा पेज कंप्लीट आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो लोकसभा चुनाव 2024 को भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, और डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए जी, लोकसभा चुनाव 2024। तो भारतीय चुनाव आयोग, देखो भारतीय चुनाव जो आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, इसका उल्लेख किया गया है कहाँ पर? आर्टिकल 324 में। तो आर्टिकल 24 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग जो प्रारंभ में 1 सदस्य था, अब इसमें कुल 3 मेंबर हैं, 1 मुख्य आयुक्त और 2 अन्य इसमें आयुक्त होते हैं। तो इसके द्वारा 16 मार्च 2024 को घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा का चुनाव कराया गया। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा की गई, और देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच में, यानी कि कुल मिलाकर 44 दिन के अंदर 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का आयोजन कराया गया। तो 4 जून 2024 को घोषित किए गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, क्या हुआ इसके परिणाम जो हैं, 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 240 सीटें पर जीत हासिल की। और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन, जिसको एनडीए कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ने कुल 293 सीटें जीती। यानी कुल मिलाकर जो गठबंधन था इनका, तो उन्होंने कुल टोटल कितनी जीती? 293। और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो 99 सीटें इसने जीती। और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें टोटल, तो इसको कहा जाता है इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, इसने 234 सीटें कुल टोटल जीती हैं भाई। और अन्य दलों की अगर हम बात करें तो 10 रहे अन्य दल, जिनमें निर्दलीय ने भी 7 सीटें प्राप्त की थी। ठीक है, आगे देखेंगे लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। तो लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में 4 राज्यों की बात करें, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो इनकी विधानसभाओं का भी चुनाव हुआ था। तो साथ ही साथ लोकसभा का भी चुनाव हुआ, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। अब यहाँ पर कितनी सीटें तो आपकी कैसे रही उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो चरण हुआ, पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से 21 राज्य शामिल थे। और अधिकतम की अगर हम बात करें तो 20 मार्च को ये आपका जो है चुनाव हुआ था। इसके अलावा 19 अप्रैल को इनमें मतदान कराया गया था। अधिघोषणा जारी की गई थी 20 मार्च को, 19 अप्रैल को इसमें चुनाव कराया गया। ये अधिसूचना जारी जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 20 अप्रैल को, 20 मार्च को सॉरी थी। दूसरे अगर चरण की बात करें तो इसमें 89 सीटों पर चुनाव हुआ, और 89 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें राज्य शामिल थे 13। 28 मार्च को इसमें अधिसूचना जारी की गई, और 26 अप्रैल को इनमें चुनाव हुआ था। तीसरे की बात करें तो इसमें 94 सीटें
94 सीटों पर चुनाव हुआ और 12 राज्यों में हुआ। तो इसमें ये देख लेते हैं, मतलब चौथा जो है आपका 96 सीटों में और 10 राज्यों में ये हुआ था। 49 सीटें पांचवें में और 8 राज्यों में हुआ। छठा जो हुआ आपका छठे चरण में 57 सीटों पर 7 राज्यों में हुआ और सातवें में भी 57 सीटों पर 8 राज्यों में चुनाव हुआ था। तो लोकसभा चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अब वे देखने हैं हमको। लोकसभा चुनाव 2024 का अगर हम क्रम की बात करें तो देखिए 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था देश में लोकसभा का। लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ 2024 में पहली बार हुआ, सॉरी 1952 में पहली बार हुआ था। अब की बार कितना हुआ तो 18वां, ये 18वें क्रम का था, यानी कि इससे पहले भी आपके 17 बार लोकसभा के आम चुनाव हो चुके हैं। तो लोकसभा के इससे पहले भी 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं और ये 18वां चुनाव आपका था भाई। इसके बाद बात करें चुनाव आयोजित कराए गए कितने चरणों में, तो 7 चरणों में हुआ। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 में जो 18वां चुनाव हुआ उसमें कितने चरण थे, तो 7 चरण। टैगलाइन क्या था, टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश देश का गर्व। चुनाव का पर्व, ये पर्व है भाई, ठीक है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये इसका जो है टैगलाइन था इस चुनाव का। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन क्या था, तो राष्ट्रीय आइकन जो बनाए गए थे वे बनाए गए थे सचिन तेंदुलकर को। और चुनाव आयोग का युवा आइकन की अगर बात करें तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन किसको बनाया गया, शीतल देवी को बनाया गया। वर्तमान में लोकसभा की जो है सीटें कितनी हैं, तो 545 नहीं है फिलहाल, वर्तमान में 200 सॉरी 543 है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इसको 500 543 कर सकते हैं। तो 543 जो है वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीयों की सीटें समाप्त कर दी गई। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ, तो 543 पर हुआ और 543 में भी आपका 524 राज्यों से और 19 जो है यूटी से। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी थी, तो पूर्ण बहुमत के लिए आपको जीतने के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए 272, यानी कि 543 का 1/2 से प्लस जो है सीटें होनी चाहिए। तो कितनी आई, 272 पर आपका जो है बहुमत साबित हो जाता है। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या की बात करें तो 96.8 करोड़ जो है कुल मतदाता थे। पुरुष महिला मतदाताओं की संख्या, पुरुषों की 49.7 करोड़ और महिलाओं की 97.1 करोड़ संख्या थी कुल मतदाताओं की। इसके अलावा चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी रही, तो 64.2 करोड़ लोगों ने जो है चुनाव में भाग लिया। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 31.2 करोड़, यानी कि लगभग आधी के आसपास रही है। वर्तमान में भारत का मतदान लिंगानुपात की बात करें तो 948 रहा और कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो टोटल की अगर बात करेंगे तो 65.79% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप किया गया था एक भाई WHA, और इसके अलावा सी विगिल और KYC, ये कुछ ऐसे ऐप थे जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए थे। इसके अलावा कुछ और प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं चुनाव से संबंधित। चलिए जी, हम लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनसे संबंधित कुछ जो है ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है, जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग देख रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन सा था, वो था भाई आपका सुविधा। सुविधा जो है चुनाव आयोग के द्वारा ये पोर्टल जारी किया गया था। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की अगर बात करें तो 74 महिलाएं रही हैं कुल टोटल, यानी कि 543 सांसदों में से कुल महिला कितनी चुनी गई, यानी कि 74, तो जिनकी संख्या बहुत कम रही है। भारत पहली पहली बार चुनकर आए सांसदों की जो संख्या रही, जो पहली बार ही चुनाव लड़े और पहली बार ही जीते, तो 280 सांसद ऐसे रहे जो पहली बार जो है संसद में आए हैं। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से कितने की जीत हासिल की, 35 ने। 53 में से 35 जीते और बाकी हार गए। मतदान का सबसे अधिक प्रतिशत जो रहा वो लक्षद्वीप में रहा, 84%। तो लक्षद्वीप में कुल 84% मतदान रहा और वो सबसे अधिक रहा। मतदान की न्यूनतम संख्या सबसे कम लोगों ने जो वोट डाली वो डाली बिहार के लोगों ने, 56% रहा यहाँ पर कुल। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला कहाँ पर, इंदौर में। इंदौर में 2.18 लाख वोट जो है नोटा पर डाली गई। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 9 जून 2024 को हुआ था और शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे भाई, 7 देशों के। 18वीं लोकसभा चुनाव में चुनकर आई पार्टियों की कुल संख्या कितनी रही, 41। तो 41 पार्टियों के मेंबर जो हैं अब की बार चुनकर आए हैं। इसके अलावा निर्विरोध निर्वाचित जो सांसद हुए वे मुकेश दलाल रहे,
बीजेपी के थे भाई सूरत सीट से, क्योंकि सूरत सीट से जो कांग्रेस की ओर से जो कैंडिडेट उम्मीदवार ने जिसने नामांकन लिया था, बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर वे बीजेपी में चले गए थे। तो कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला की बात करें तो प्रियंका जारकी होली ये पहली महिला रही आदिवासी जो सबसे कम उम्र की युवा सांसद बनी है। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते कौन, तो शंकर लाल वानी। शंकर लाल वानी जो है ये 11.72 लाख वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। सबसे कम वोटों के अंतर से जीत किसने हासिल की, रविंद्र दाताराम वायकर, इन्होंने ये केवल 48 वोटों से जीते। सबसे युवा सांसद की अगर हम बात करें संसद में तो कौशाम्बी सीट से जीते गए हैं, 25 वर्ष के हैं, पुष्पेंद्र सरोज इनका नाम है। पुष्पेंद्र सरोज जो है भारत की सबसे युवा सांसद रही है, मात्र इनकी आयु 25 साल रही है। और सबसे बुजुर्ग सांसद की बात करें तो थाली कोटाई राजू थेवर बालू इनका नाम है, डीएम की पार्टी से ये जीते हैं। कितने साल के हैं, 82 साल की अवस्था इनकी है, इनके जो है ये काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की किसने, हाजी हनीफा ने, महिला है, निर्दलीय जीती, ना तो बीजेपी जीती ना और पार्टी की जीती, ये निर्दलीय थी भाई और इसने जीत हासिल की। इसके अलावा दलवार परिणाम देख लेते हैं और कितने इनको वोट मिले हैं। तो मैन देख लेते हैं भाई, देखो बीजेपी को जो सीटें मिली हैं, बीजेपी को 240 मिली है, याद रखना 36.56% वोट इसको कुल वोटों का प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो कांग्रेस रही है, 99 सीटें इन्होंने जीती और 21.19% वोट इसको प्राप्त हुई। सपा जो है तीसरे नंबर पर रही, समाजवादी पार्टी, इन्होंने 37 सीटें हासिल की है और सारी उत्तर प्रदेश में जीती हैं। तो कुछ जो है महत्वपूर्ण पार्टियां थी जिन्होंने सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा आप बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने मात्र इस बार जो है 3 सीटें जीती हैं और 1.11% इसको वोट प्राप्त हुआ है। चलिए जी, सबसे महत्वपूर्ण सीट और विजेता की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी से जो जीते हैं, वाराणसी से आप सभी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है चुनाव लड़ रहे थे, ये जीते। गांधीनगर की बात करें तो अमित शाह यहाँ से जीते हैं और लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह यहाँ से जीते हैं। अमेठी से अगर बात करें तो किशोरी लाल शर्मा, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा ने जीत हासिल की है। और रायबरेली से राहुल गांधी, इसके अलावा राहुल गांधी की जगह और से भी लड़े थे वायनाड से, तो वायनाड से भी राहुल गांधी जीते थे। 2 सीटों से ये जीते थे, बाद में इन्होंने 1 सीट अपनी छोड़ दी थी और वहां से बाद में प्रियंका गांधी को चुना गया है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या से जो है अवधेश प्रसाद जो है जीते थे। मंडी की बात करें तो कंगना रनौत जीती, जो एक्टर है। नगीना की बात करें तो चंद्रशेखर रावण जिनको कहा जाता है, चंद्रशेखर यहाँ से जीते। इसके अलावा कन्नौज की अगर बात करें तो अखिलेश यादव जीते कन्नौज से। और पूर्णिया की बात करें तो राजेश रंजन पप्पू यादव इनको कहा जाता है, ये यहाँ से जीते। बलरामपुर से यूसुफ पठान जो आपके क्रिकेटर भी रहे हैं, बलरामपुर से इन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो आपके लोकसभा के चुनाव में जीते हैं। अब बात करने वाले हैं हम भाई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठनों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन हैं, उनके बारे में देखेंगे। चलो जी, सदस्य संख्या तो यहाँ से पूछता नहीं है, तो मेन जो टॉपिक रहेगा हमारा इसमें वो रहेगा भाई आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम स्थापना, मुख्यालय और अध्यक्ष कौन उसका रहा है, तो ये हमको इसमें देखने हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। चलिए ठीक है जी, ज़्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये लो जी, अब उम्मीद है कि आपको सारा इसमें चमक रहा होगा। चलिए ये देखते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये लो जी, ठीक है भाई। चलो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन देखते हैं कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ जिसको कहा जाता है, स्थापना इसकी 2019 में की गई थी भाई और मुख्यालय इसका जिनेवा में है। महासचिव इसके कौन है, गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो जो है इसके महासचिव हैं। और कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें 187 सदस्य देश इसमें शामिल है। इंटरपोल की बात करें तो 1923 में इसका गठन किया गया। लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इसके महासचिव हैं जुरकेंग स्टोक। 194 देशों का ये समूह है। राष्ट्रमंडल जिसको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, 1931 में इसका गठन हुआ। लंदन यूके में इसका मुख्यालय है और महासचिव इसके सरली अयोरकर बोचवे हैं। और कुल देशों की बात करें तो इसमें 56 देश हैं भाई, कुल देश इसमें कितने हैं, 56 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसको कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, 1945 में गठन हुआ और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अमेरिका में एंटोनियो गुतरेस इसके जो हैं अध्यक्ष हैं और 193 देशों का ये समूह है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें IMF की, तो 1945 में ही इसका गठन हुआ वाशिंगटन DC में। और क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा इसके अध्यक्ष हैं और 191 देशों का ये समूह है। विश्व बैंक की अगर बात करें तो 1945 में ही इसका भी गठन किया गया वाशिंगटन DC अमेरिका में। अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो भारत से हैं भाई। खाद्य एवं कृषि संगठन की अगर मैं बात करूं तो 1945 में ही इसका गठन किया गया रोम इटली में। और क्यूडोंग इसके प्रमुख हैं। 197 देशों का ये समूह है। कितने देशों का है? 197 देशों का। ये आपको चमक नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। 197 देशों का ये समूह है। इसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी गठन 1945 में ही किया गया था। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं इसके यूजी इवासावा। 194 देशों का ये समूह है। और यूनेस्को की अगर हम बात करें तो 1945 में ही इसका भी गठन हुआ पेरिस फ्रांस में। और आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। 195 देशों का समूह है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ जिसको कहा जाता है, इसमें 1946 में इसका गठन किया गया। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और प्रमुख है इसके कैथरीन रसेल। 191 देशों का ये समूह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको कहा जाता है, 1948 में इसका गठन किया गया जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और टेड्रोस अधोनोम इसके प्रमुख हैं भाई। 194 देशों का ये समूह है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की अगर हम बात करें तो 1961 में इसका गठन किया गया। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। महासचिव है माथियास कार्मल। और कुल 37 देशों का ये समूह है। नाटो की अगर बात करें तो नाटो में वर्तमान में 32 देश हो चुके हैं। और 149 में इसका गठन किया गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसका मार्क रूटे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का गठन किया गया था 1950 में। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। उच्चायुक्त इसके कौन है? तो डिलिपो ग्रांडी। 135 देशों का समूह है ये। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त हो ही गया आपका। इसके बाद यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ में ये यूरोपियन संघ का जो गठन किया गया था वो 1958 में किया गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और उर्सुला वोन डेर येलेन इसके प्रमुख हैं। और 27 देशों का ये समूह है। इसके अलावा ओपेक की बात करें, ये तेल वाले देशों का समूह है ओपेक। इसमें 1960 में इसका गठन किया गया। कहाँ पर? वियना में इसका मुख्यालय है, ऑस्ट्रेलिया में, वियना ऑस्ट्रिया में। और महासचिव हैं इसके हेथम अल घीस। 12 देशों का समूह है। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में गठन किया गया जकार्ता इंडोनेशिया में। इल्हाम अलीयेव इसके प्रमुख हैं। 120 देशों का समूह है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो 1961 में गठन किया गया। लंदन UK में इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसके एग्नेस केलमर्ड। 150 देशों का समूह है। अंकटाड की अगर बात करेंगे तो 1964 में गठन किया गया, स्थापना हुई जेनेवा में। महानिदेशक है इसके रेबेका ग्रीन स्पेन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो 1965 में गठन हुआ। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अचीव स्टेनर इसके प्रमुख हैं। अब बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की। तो एशियाई विकास बैंक जो है 1966 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। अध्यक्ष हैं इसके मासातो कांडा। 69 देशों का ये समूह है एशियाई विकास बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसका गठन किया गया। मुख्यालय संघाई चीन में है। अध्यक्ष है डिल्मा रूफेल। और कुल 11 सदस्य इसमें भी शामिल हैं वर्तमान में। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ की बात करें तो 1967 में इसका गठन किया गया। जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। और महासचिव हैं इसके काओ किम होर्न। दक्षेस की अगर बात करेंगे तो दक्षेस में जो है 1985 में गठन हुआ। काठमांडू नेपाल में मुख्यालय है। महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर हैं इसके। और वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें 8 देश, 8 क्या, अभी फिलहाल 10 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। G15 की बात करें तो 1989 जेनेवा में इसका गठन किया गया। और एपेक की बात करेंगे तो 1989 में ही सिंगापुर में इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष हैं आपके चान ओ वोंगसुवान। प्रायुत चान ओ वोंगस्यू वान इसका नाम है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अगर बात करें तो 2006 में इसका गठन किया गया जेनेवा में। और फ्रेडरिको विलेगास इसके प्रमुख हैं। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना की गई 1995 में जेनेवा में। नागोजी
ओकोंजो इलेवा इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का 1997 में ढाका में गठन किया गया। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे, कुल 7 देश इसमें शामिल हैं। संघाई सहयोग संगठन 2001 में इसका गठन किया गया, बीजिंग चीन में, और महासचिव हैं झांग मिंग, चीन के ही हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 2002 में गठन किया गया, द हेग नीदरलैंड में, और पियोत्र होप मेनेस्की इसके प्रमुख हैं। 124 देशों का समूह है ये। अफ्रीकी संघ की बात करें तो 2002 में गठन किया गया, अदीस अबाबा में इसका मुख्यालय है, और महानिदेशक हैं इसके पोम कांगले। इसबा 2004 में गठन किया गया, लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और इसमें कुल 3 देश हैं। ब्रिक्स की बात करें तो 2009 में गठन हुआ, संघाई चीन में मुख्यालय है, सरगेई रयाव को इसके प्रमुख हैं, और कुल देश इसमें 10 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में गठन हुआ, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, याद रखना है, भारत में एकमात्र यही है भाई। महानिदेशक इसके अजय माथुर हैं, और 107 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। और 107वें देश की अगर बात करें तो 107वां देश जो रहा वो मोल्दोवा रहा है भाई। मोल्दोवा 107वां देश इसमें शामिल होने वाला रहा है। तो ये कुछ प्रमुख आपके संगठन थे। अब बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की जो 2024-25 में हुए हैं। तो 2024-25 में होने वाले जो कुछ प्रमुख सम्मेलन थे उनके बारे में एक बार देख लेते हैं विस्तार से। ठीक है भाई, चलो जी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने को भी, देखने में भी आसानी हो। ये लो जी, उम्मीद है कि अब सही आपको दिख रहा होगा, इसमें देखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए जी, सबसे पहले देखेंगे सीएसओ के शासनाध्यक्षों की परिषद बैठक जो 24वीं बैठक हुई उसके बारे में देखेंगे। मेन पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो सीएसओ के शासनाध्यक्षों की परिषद जो 24वीं बैठक हुई कहाँ पर हुई, तो 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 के बीच में तियानजिन चीन में पड़ता है। और भारत की तरफ से इसका जो प्रतिनिधित्व किया गया, भारत की ओर से इसमें कौन गए थे, नरेंद्र मोदी गए थे, चाइना। इसके अलावा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ, आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 में हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति रहे हैं ब्राजील के, इन्होंने किया, और भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसमें गए थे भाई। इसके बाद बात करें थीम की, तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना इसका मेन उद्देश्य था या थीम थी। और 16वां और 18वां सम्मेलन, 16वां आपका जो होगा वो रूस में होगा, रूस में हुआ 2024 में, और 18वां जो सम्मेलन होगा इसका वो 2026 में भारत में आयोजित किया जाएगा। तो 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025 की बात कर लेते हैं, जो 15 से 17 जून के बीच में हुआ, कना कनानेस्किक कनानेस्क कनानेकिस, ये आपका कनाडा में है, यहाँ पर हुआ। इसके अलावा भारत की ओर से प्रतिनिधित्व जो है मोदी जी ने किया। तो 50वां और 52वां सम्मेलन, 50वां इटली में होगा 2024 में, हो चुका है, और आपका 52वां जो होगा वो फ्रांस में होगा 2026 में। और अभी फिलहाल जो आप देख ही रहे हैं आपका 51वां, ये आपका कहाँ पर हुआ था, कनाडा में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन हुआ 26 से 27 मई 2025 के बीच में, कहाँ पर, कुआलालंपुर मलेशिया में। थीम रहा इसका समावेशिता और स्थिरता, इसको भी याद रखना है, समावेशिता और स्थिरता। 44वां और 45वां सम्मेलन जो है, 44वां होगा वियनतियाने में, वियनतियाने में, और आपका 45वां होगा कहाँ पर भाई, 45वां होगा लाओस में, सॉरी 45वां हुआ लाओस में, और 46वां हुआ कहाँ पर आपका, कुआलालंपुर में। इसके बाद 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 आयोजन हुआ 21 मई 2025 को इसका वर्चुअली। इसके अलावा अध्यक्ष जो रहे, इसके अध्यक्षता की किसने, श्रीलंका ने भाई। और थीम क्या था इसका, भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो किया गया वो भारत के पूर्व जो सचिव रह चुके पी कुमारन के द्वारा किया गया है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 में आयोजित की गई, आयोजन हुआ 21 मई को, कहां पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थीम था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे तो आयोजन हुआ 20 मई 2025 को, रोटरडेम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया, और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव जो हैं सतीश सारंगी के द्वारा। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन ऊर्जा तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है आपका।
बात करेंगे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 को ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है भाई। किसका? एआई का। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो आपका जो है पेरिस में किया गया, फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई उसके बारे में देख लेते हैं। विषय की अगर हम बात करेंगे तो सार्वजनिक विषय जो रहा इसका सार्वजनिक सेवा, एआई कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, इसके अलावा एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन इसका विषय रहा। सह अध्यक्षता की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमेनुएल मैक्रोन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 में कहाँ आयोजित हुई? ये आपकी दावोस में हुई, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और आयोजन हुआ 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में। थीम रहा इसका बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। इसके अलावा 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। क्वाड में मैंने आपको बताया था कि आपके 4 देश इसमें शामिल हैं, भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। आयोजन किया गया 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी यूएसए में। बैठक की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के द्वारा की गई और भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया गया इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं जो बैठक हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो आयोजन हुआ 19 दिसंबर 2024 को, कहां पर? मिस्र में। बैठक का विषय क्या था? युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ, कहां पर? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था भाई। थीम क्या था इसका? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 18वां और 20वां सम्मेलन, 19वां तो था ही, 18वां जो किया गया वो नई दिल्ली में हुआ था आपका 2023 में, और 20वां जो होगा वो 2025 में दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा इसी साल भाई। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP29 के नाम से भी जाना जाता है, आयोजन हुआ 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच में, बाकू अजरबैजान में। थीम था इसका आपका इन्वेस्टिंग इन ए लाइवेबल प्लांट फॉर ऑल। कोप 28 और 20 कोप 28 जो हुआ था वो दुबई में हुआ था। इसके अलावा कोप आपका 30 जो हुआ था, सॉरी 30 जो होगा वो आपका ब्राजील में होगा भाई। तो आपका जो कोप 28 हुआ था वो आपका 2023 में यूएई में हुआ था, और आपका 29वां आप देख ही रहे, बाकू अजरबैजान में हुआ, और इससे अगला जो है वो 30वां वो आपका ब्राजील में होगा 2025 में। 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक की अगर बात करें, जिसको चोगम 2024 के नाम से भी जाना गया, आयोजन हुआ इसका 24 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच में अपिया समोआ नामक क्षेत्र में, देश में, और विषय इसका रहा वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफार्मिंग ओवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व जो किया गया केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा इसका किया गया था। 26वां जो हुआ वो आपका किगाली रवांडा में हुआ था 2022 में, और 28वां जो होगा वो एंटीगुआ और बरमुडा में होगा 2026 में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP 16 के नाम से इसको जाना जाता है। आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में हुआ कोलंबिया में। सम्मेलन के अध्यक्ष रहे सुसाना मोहम्मद, और सम्मेलन का विषय था प्रकृति के साथ शांति। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ। आयोजन 9 से 11 जुलाई 2024 में हुआ, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। और 23वां आपका जो हुआ था विनियस लिथुआनिया में हुआ, और 35वां जो होगा वो होगा आपका हेग नीदरलैंड में होगा 2025 में, यानी कि इसी वर्ष के अंत में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए जी, अब आगे देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन 2024-25 के ही। ये हमने अंतर्राष्ट्रीय देखे थे, अब राष्ट्रीय देख लेते हैं भाई। राष्ट्रीय मतलब जो भारत के अंदर हुए हैं, तो भारत के अंदर जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। भारत के तो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है, विश्व के तो आते ही हैं लेकिन भारत के भी एग्जाम में आते हैं भाई। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दिया करो भाई। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो बनाई जा रही है।
इसमें हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम 2024 और 25 की जो करंट अफेयर है, ठीक है। अभी जो आया है स्पीडी जो है, स्पीडी की जो पुत्री जो या आपकी पत्रिका आई है, उसी के बारे में आप लोगों को इसके डिटेल में मैं करा रहा हूँ। स्पीडी वाली जो पत्रिका आई है अक्टूबर में ही। इसके बाद देखते हैं भाई नोवा इंडिया, अब राष्ट्रीय देखते हैं, नोवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ पर हुआ। तो इसका आयोजन किया गया यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर जो दिल्ली में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। 8 से 11 अक्टूबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया भाई। विषय क्या था इसका, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा 10वां रायसीना डायलॉग 2025 आयोजन हुआ नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। विषय क्या था इसका, काल चक्र, लोक शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि की बात करें तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन, इसमें सबसे प्रमुख जो है मुख्य अतिथि रहे हैं। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 आयोजन हुआ नई दिल्ली में 12 मार्च 2025 को। थीम क्या था, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। इसके अलावा फिट इंडिया कॉर्निवल 2025 कहां पर हुआ भाई, नई दिल्ली में हुआ 16 से 18 मार्च 2025 के बीच में। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन इसके जो है आयोजक रहे हैं। इसके अलावा एरो इंडिया शो 2025 संस्करण हुआ 15 10 से 14 फरवरी के बीच में 2025 में। आयोजन हुआ आपका येलहंका एयरपोर्ट स्टेशन जो आपका बंगलुरु में पड़ता है कर्नाटक में, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और विषय या थीम था इसका द रनवे टू बी बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया, ये किया गया भाई भुवनेश्वर उड़ीसा में। कब, 8 से 10 जनवरी 2025 तक। किसके द्वारा किया गया, विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि की बात करें तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति थे। और सम्मेलन का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया। कौन सी, पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की यात्रा को शुरू किया, जो दिल्ली से निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब, 10 जनवरी को। इसके अलावा 17वां सम्मेलन कब होगा, 17वां सम्मेलन आपका 2023 में हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की बात करेंगे भाई अब जा। आयोजन हुआ भुवनेश्वर में 8 जनवरी 2025 को। और किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रहे अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगद। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजन किया गया नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर 2024 को। थीम रहा इसका एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म की भूमिका। सेमिकॉन इंडिया 2024 में आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच में। थीम रहा इसका शॉपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कब, 4 से 5 सितंबर 2024 के बीच। विषय क्या था इसका, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव के लिए भाई। ठीक है जी, चलिए अब जो है हम देखने वाले हैं और बाकी कौन कौन से रह गए इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो 8वां धम्म सम्मेलन, 8वां धम्म सम्मेलन की बात करेंगे। 8वां धम्म सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ 23 से 25 अगस्त 2024 में। मुख्य अतिथि कौन रहे, जगदीप धनखड़ जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे भाई। विषय रहा धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। और 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन हुआ मुंबई में 28 से 30 अगस्त 2024 के बीच में। थीम रहा इसका ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, इसका थीम रहा है भाई। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ भोपाल में। भोपाल कहां पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। तो 30 से 31 जुलाई 2024 के बीच में आयोजन हुआ। विषय क्या था इसका, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। इसके बाद बात करें ई गवर्नेंस पर, 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में हुआ। ये भी आपका कहां पर हुआ भाई, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ 3 से 4 सितंबर 2024 के बीच। विषय क्या था, विकसित भारत, सुरक्षित भारत और सतत ई सेवा वितरण। विकसित भारत,
सुरक्षित भारत और सतत ई सेवा वितरण। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 आयोजन हुआ देहरादून उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 के बीच में। विषय था इसका डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। भारत 6G 2024 आयोजन हुआ नई दिल्ली में 15 मई 2024 को। विषय था 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। इसके बाद 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में आयोजित किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में 5 से 6 मार्च 2024 के बीच में। युवा अभिव्यक्ति विषय रहा इसका युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया नासिक महाराष्ट्र में 12 से 16 जनवरी के बीच में। थीम था मेरा भारत विकसित भारत एट 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन महोत्सव 2024 में हुआ आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ इसका 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच में। थीम क्या रहा? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। जलवायु सम्मेलन की बात करते हैं जो 2024 में हुआ। कहां पर? मुंबई में 12 जनवरी 2024 को। भारत इसका विषय था भाई थीम भारत के लिए हरित परिवहन को डिकोड करना। भारत के लिए हरित परिवहन को डिकोड करना। और विश्व पुस्तक मेला 2024 में जो आयोजित किया गया 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच में प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसमें मुख्य अतिथि देश रहा सऊदी अरब और थीम रहा इसका बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। तो हमने कुछ थीम देखे। अब देखने हैं भाई जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहा आपका वो है जी आपका क्या? ऑपरेशन। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहे जिनसे आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे भाई। ठीक है जी। तो कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए जी ये मैं आपको इनको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ जो है आपको मैं बोलता रहूंगा भाई। ठीक है। जो नहीं दिखाई दे रहा मैं उसके बारे में बोलता रहूंगा। ठीक है। चलिए जी तो सबसे पहले देखेंगे ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन महादेव जो हुआ ये आपका ऑपरेशन महादेव इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मारा गया था। तो श्रीलंका के क्षेत्र श्रीनगर के क्षेत्र में जो 3 आतंकियों को मारा गया उसे ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया। इसके अलावा ऑपरेशन मुस्कान 11 इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया था। इसके अलावा ऑपरेशन फाल्कन जो है असम में गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए किया गया था। नाम क्या था? ऑपरेशन फाल्कन। इसके अलावा ऑपरेशन कालनेमी जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने या धोखा देने वालों के खिलाफ मुकदमे जारी किए गए थे 10 जुलाई को। ऑपरेशन शिवा की बात करें तो भारतीय सेना के द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था भाई। क्या नाम था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन सिंधु की अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए चलाया गया था 18 जून को। इजराइल और ईरान के बीच में जब युद्ध हुआ तो वहां के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद बात करेंगे ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3। इसके तहत ईरान से इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया था। ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3 से कहा गया। ऑपरेशन राइजिंग लोयन ये इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ जारी किया गया एक बड़े पैमाने पर और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था जो 13 जून को चलाया गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमले जो किए उसको नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान सीमा पर सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया एक मॉक ड्रिल था। ऑपरेशन शील्ड इसको कहा गया। ऑपरेशन केलर की बात करें
ऑपरेशन केलर जो था, ये भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में सोफियो जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को खत्म करने के लिए किया गया था 13 मई को। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज्यादा फेमस रहा भाई। भारत सरकार के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ इसको जारी किया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी गई थी, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए इसे चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव, ये भारत सरकार द्वारा टाइफून यांगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मदद के लिए जो आपके चक्रवात आए थे भाई, टाइफून यांगी कि उसमें सहायता देने के लिए ऑपरेशन सद्भाव जारी किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने और इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु इसको चलाया गया। इसके बाद ऑपरेशन राइजिंग सन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए इसको चलाया गया था। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए किया गया ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए जारी किया गया। ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो इजराइल से ईरानी हमले रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेशन का नाम दिया गया था क्या, ईरान के द्वारा ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। किसने भाई? भारतीय सेना ने। ऑपरेशन इंद्रावती, हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल थी। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाया गया था क्या, ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया था। तो ऑपरेशन नाम दिया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था भाई ओल अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया था। ऑपरेशन अमृत की बात करें तो केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को कम करने के लिए जारी किया गया। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए किया था। ऑपरेशन अजय की बात करें तो भारत सरकार और इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन चक्र 2 की बात करें, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था ये। ऑपरेशन सजग, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले भारतीय हितधारकों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन चलाया, जिसको नाम दिया ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ये सुरक्षा बल यानी कि नौसेना और वायुसेना का ये भारतीय सेना का और पुलिस के द्वारा चलाया गया था भैया, ठीक है। सुरक्षा बलों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता करने के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। और ऑपरेशन कावेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये कुछ भारत के महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे जो हम लोगों ने देखे। अब भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ प्रमुख रिपोर्ट रही है जी, उसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा भाई। बहुत जो है अच्छा फैक्ट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करेंगे जो है भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण जो है घोषणाएं रही हैं या कुछ सर्वे रहे हैं भारत सरकार के, जो भारत सरकार ने जारी किए हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। चलिए जी देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले आपका हम बात करते हैं किसके बारे में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में। आयोजन जो है इसका
आवास और शहरी कार्य मंत्रालयों के द्वारा किया गया था और ये 9वां संस्करण रहा है भाई इनका। थीम की बात करें तो कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। यानी कि सबसे स्वच्छ शहर इस आपका स्वच्छ सर्वेक्षण में जो घोषित किया गया वो इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे साफ सुथरा या स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ बड़ा शहर की बात करें तो अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात करें तो उसमें अहमदाबाद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर की बात करें तो प्रयागराज को गंगा के तटीय क्षेत्र में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और सर्वश्रेष्ठ छावनी की बात करें तो सिकंदराबाद को घोषित किया गया है। बिहार का स्थान बात करें तो 21वां रहा भाई। पटना 10 लाख से अधिक आबादी में आता है और इसको 21वां स्थान दिया गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। नीति आयोग ने इसको जारी किया है 2 अप्रैल 2025 को। इसमें शीर्ष प्रदानकर्ता राज्य जो रहा, यानी कि सबसे ज्यादा जो राजकोष में जो सहयोग दिया है स्वास्थ्य सूचकांक में, वो उड़ीसा ने दिया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर गोवा ने दिया है। अग्रणी राज्यों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है और तेलंगाना रहा है। आकांक्षी राज्यों की बात करें तो सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा वो पंजाब का रहा। फिर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इनके सबसे आपके यानी कि सबसे खराब इनका प्रदर्शन रहा है। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी की गई नीति आयोग के द्वारा 2025 में। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के द्वारा जारी किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों यानी कि 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में वो उड़ीसा ने किया है, 67.8 इसका स्कोर रहा है। दूसरा नंबर छत्तीसगढ़ का रहा है और तीसरा नंबर गोवा का रहा है। बिहार के स्थान की बात करें तो 7वां रहा है, उत्तर प्रदेश का भी 7वां रहा है और मध्य प्रदेश का 9वां रहा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अगर हम बात करें, चलो भाई भारत सरकार ने गरीबी सूचकांक भी जारी किया है जी। गरीब कितने लोग हैं तो 2024 में जारी करता है इसका, ये भारत सरकार का नहीं है भाई। भारत सरकार तो ऐसे डाटा अब जारी नहीं करती। भारत सरकार बताती नहीं कि भारत में गरीब कितने हैं, इनका कहना तो यह है कि सब अमीर हो चुके। तो जारी करता जो है यूएनडीपी रहा है, 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था और विश्व भर में लगभग 1.1 मिलियन लोग बहुत तेजी से गरीबी में जीवन जी रहे हैं। तीव्र गरीबी यानी कि बहुत ज्यादा गरीब है बेचारे। गरीब आबादी में आए गरीब आबादी में से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं। तो कैसे लोग हैं? जैसे 828 मिलियन लोग। पर्याप्त स्वच्छता यानी कि वे गंदगी में रह रहे हैं और 846 मिलियन लोग जिनके पास आवास नहीं है। 998 मिलियन लोग ऐसे हैं जो खाना पकाने का उपयोग जो है ईंधन से करते हैं, सॉरी खाना पकाने का ईंधन नहीं है जिनके पास में। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब हैं। ये डाटा जो है ना भारत सरकार छुपाती है भाई, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वे भारत में हैं। तो 23.4 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं, जबकि भारत सरकार कहती है कि सबको जो है भारत ने संपन्न कर दिया है, सभी लोगों को जो है संपन्न कर दिया, सभी को आवास दे दिया, खाने के लिए खाना भी दे रहे हैं, ऐसा कहना भारत सरकार का है। जबकि आपका यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आई है उसमें 23.4 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं भारत में जो बुनियादी चीजों से वंचित हैं, बहुत गरीब हैं बेचारे। 28वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी करता फसाई के द्वारा किया गया, FSSAI के द्वारा। पहला स्थान इसमें केरल को दिया गया भाई, स्कोर इसका 73.75 रहा है। दूसरा स्थान फिर तमिलनाडु को मिला है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। इसके अलावा बात करें और क्या क्या आता है भाई इस वाली रिपोर्ट में, तो पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान जो है वो नागालैंड को प्राप्त हुआ है। प्रथम पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में नागालैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने भाई? नागालैंड ने। ठीक है जी, चलिए। और केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है, दूसरा चंडीगढ़ को मिला है और बिहार का स्थान रहा भाई 21वां, 36.5 पॉइंट के साथ। चौथा सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सूचकांक, भारत सूचकांक जो है 2023-24 वाला जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और 12 जुलाई 2024 को इसे जारी किया गया था। प्रथम स्थान इसमें आपका केरल व उत्तराखंड ने प्राप्त किया है, स्कोर 79 रहा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आया है।
केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ ने प्राप्त किया, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे रहा। बिहार का इसमें सबसे अंतिम स्कोर रहा भाई, बिहार का तो बहुत बुरा हाल है, और यहाँ पर 57 स्कोर के साथ में बिहार सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में अगर बात करें, 18वां संस्करण था, जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का जो थीम रहा, वेस्ट टू वेल्थ रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम वो 23 वाली थी, और 24 की थी रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर एवं सूरत संयुक्त रूप से आए हैं इस बार, और तीसरा स्वच्छ शहर बना है नवी मुंबई, और पटना का नंबर रहा है 77वां भाई, 77वां। सबसे स्वच्छ छावनी की बात करें तो महू छावनी रही है मध्य प्रदेश की। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करें तो वाराणसी और प्रयागराज को संयुक्त रूप से घोषित किया गया। सबसे स्वच्छ शहर में 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में तो आपका सासवड़ रहा है महाराष्ट्र का, और दूसरे नंबर पे पाटन रहा छत्तीसगढ़ का, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का लोनावाला रहा। राज्यों में स्वच्छ की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का दूसरा स्थान, सॉरी, सबसे ऊपर रहा है महाराष्ट्र, फिर रहा है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश दूसरा नंबर, तीसरा नंबर छत्तीसगढ़ का। निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड रहे। बिहार का नंबर 15वां रहा भाई। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में जारी किया गया, जारीकर्ता नीति आयोग था, जुलाई 2023 में जारी किया था इसको भाई। सबसे ज्यादा गरीब की बात करें तो बिहार में है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब जो लोग हैं वो बिहार में 33.76%। फिर आता है झारखंड का नंबर, और तीसरे नंबर पे आता है भाई अपना उत्तर प्रदेश गरीबों में। सबसे कम गरीब राज्य कहां पर मिलेंगे, केरल में। सॉरी, सबसे कम गरीब जो व्यक्ति मिलेंगे वे केरल में है भाई। 2015-16 और 19-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ऐसा सरकार का कहना है कि 13.5 करोड़ यानी कि 13.5 करोड़ लोगों की गरीबी दूर कर दी 2015-16 से 2019-20-21 के बीच में। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की बात करें तो 32.59 से 19.28% रह गए। पहले 32.59 यानी कि कुल मिलाकर 32.5 करोड़ लोग गांव में थे गरीब, उनकी गरीबी दूर कर दी सरकार ने, और केवल 19.28% रह गए गांव में गरीब, वरना गांव से गरीबी बिल्कुल समाप्त कर दी भारत सरकार का, यह कहना है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। और शहरी क्षेत्रों में गरीबी थी 8.65%, इनकी घटाकर कर दी कितनी, 5.27%। तो शहर वालों की भी गरीबी दूर कर दी भाई सरकार ने, तो कितना बढ़िया काम करा सरकार ने। 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में गरीबी की जो तीव्रता थी वो 47% थी, तो उसे घटाकर सरकार ने 44% कर दी। यानी कि सरकार जो है ना, गरीबों को बिल्कुल समाप्त करती जा रही है, गरीबी बिल्कुल खत्म करती जा रही है, अमीर बना दिया सबको। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट आया। 2015-16 में बहुत सारे लोग जो है गरीब थे भाई, बहुत बड़ी संख्या में, हैं जी, कितने थे, 24.84% लोग गरीबी की जो है जीवन जी रहे थे। लेकिन सरकार ने क्या करा, 2019-20-21 में उन्हें अमीर बना दिए, और अब केवल गरीब रह गए 14.96%। बताओ सरकार ने कितना काम कर दिया, ठीक है। और भाई राहुल गांधी ने कहा कि देश का विकास नहीं हो रहा, ठीक है। देखो कितने लोगों की सरकार ने गरीबी समाप्त कर दी। चलिए भाई, अब सूचकांक देख लेते हैं। ये तो गरीबी दूर करी सरकार ने अब जारी। तो अब देखेंगे हम भाई सूचकांक, सूचकांक की बात करेंगे, विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में बात करेंगे। तो किसके द्वारा जारी किया गया, और भाई सम्मिलित देश, और भारत का कौन सा स्थान रहा, ठीक है। तो ये तो भाई जो है इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा जो है आपको दिखाई नहीं देगा, फिर ये बाहर जा रहा, ठीक है। चलो जी देख लेते हैं। देखिए भाई आगे क्या, अभी नहीं आ रहा भाई, और भी छोटा करना पड़ेगा, तो फिर ये दिखाई नहीं देने का भाई, ठीक है। फिर तो दिखाई भी ना देने का, कैसे किया जा। अच्छा चलो, इनका नंबर जो है ना इधर लगा लेते हैं थोड़ा सा, ये इसको शामिल कर लेता हूँ मैं आपको। अब दिखाई दे रहा होगा भाई आपको इधर से, अभी और भी करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ये लो जी। अब देखो भाई, अब दिख रहा है, ठीक है। चलो इधर के तो दिखाई दे ही रहे, ठीक है। ये लो जी, तो रिपोर्ट सूचकांक पढ़ूंगा मैं सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे देखो जारी करता है कि किसने उस रिपोर्ट को जारी किया है भाई, ठीक है, यहाँ पर। और उसमें देश कितने शामिल थे, और सबसे ऊपर कौन सा देश रहा है, और भारत का कौन सा नंबर रहा है, ये मैं आपको बोल बोल कर बताता रहूंगा, ठीक है। चलिए जी, तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 जारी किया गया। स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है भाई। 146 देशों को शामिल किया गया था इसमें। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा इसमें, और भारत का नंबर रहा भाई 104वां, यानी कि 146 देशों में से 104वें नंबर पर भारत रहा है, वो सॉरी दिल्ली रहा, और मुंबई जो रहा वो 106वें स्थान पर रहा।
तो कुल मिलाकर दिल्ली ने कुछ विकास किया है, ऐसा कहना है आपका इस रिपोर्ट का। इसके बाद ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 काउंटर आपका पॉइंट रिसर्च के द्वारा इसको जारी किया गया और इसमें सिंगापुर टॉप पे रहा है भाई। बंगलुरु का नंबर 26वां रहा है, भारत की ओर से बेंगलुरु जो है 26वें नंबर पर रहा। इसके बाद बात करेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा जारी किया गया। कुल 67 देश इसमें शामिल किए गए थे, इसमें भी सिंगापुर पहले नंबर पे है और भारत का नंबर है भाई 41वें नंबर पे। 2024 में 39वें नंबर पे था, अब क्या और भी गिर गया, 41वें नंबर पे चला गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है, 199 देशों के द्वारा जारी किया गया। तो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज्यादा जो है विकसित माना गया, पहले नंबर पे रहा और भारत का रहा भाई आपका 77वें नंबर पे, इससे पहले 85वें नंबर पर था। तो कुछ विकास किया भारत ने। हुरून ग्लोबल यूनिकोर्स इंडेक्स 2025 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका पहले नंबर पर रहा, भारत का तीसरा नंबर रहा। इसके अलावा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस 1963 के द्वारा इसको जारी किया गया है। आइसलैंड पहले नंबर पर रहा, भारत 115वें नंबर पर रहा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की अगर बात करें तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, 118 देशों का जारी किया गया, जिसमें स्वीडन पहले नंबर पर रहा, भारत 71वें नंबर पर रहा। तो कुल मिलाकर भारत का देखना आपको कौन से नंबर पे भाई, 71वें नंबर पे, इससे पहले 63वें नंबर पे थे 2024 में और गिर गया। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 148 देशों का ये डाटा लिया गया। आइसलैंड पहले नंबर पर रहा, जहां पे महिला पुरुष के बीच भेदभाव नहीं किया जाता, और भारत को किया गया भाई 131वें स्थान पे। 2024 में 129वें स्थान पे थे, अब चले गए 131 पे, यानी कि और गिर गया भारत का इस तरह। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 है, ये जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है और 63 देश और प्लस ईयू के देश इसमें शामिल हैं। डेनमार्क पहले नंबर पे रहा है, यानी चौथे नंबर पे, और भारत रहा में 10वें नंबर पे। 2024 में 8वें नंबर पे थे भाई हम। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया, 193 देश इसमें शामिल करेंगे। आइसलैंड पहले नंबर पर रहा और भारत का नंबर रहा 130वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स यानी फ्रांस के द्वारा जारी किया जाता है, 180 देशों को। नॉर्वे पहले नंबर पर रहा और भारत की तो हालत बहुत बुरी भाई इसमें, 151वें नंबर पर भारत की मीडिया, भारत की प्रेस है भाई। दुनिया की लगभग सबसे भ्रष्ट प्रेस जो है मीडिया मानी जाती है भारत की। झूठ बोलते हैं बिल्कुल, ठीक है, एकदम बिल्कुल झूठ बोलते हैं, जिसका पैसा उसी की बात करते हैं। इसके बाद वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 170 देश इसमें शामिल थे भाई, भारत को 36वां नंबर दिया गया है। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क 147 देशों का इसमें जारी किया गया। फिनलैंड पहले नंबर पर रहा है, भारत 118वें नंबर पर है, बहुत बुरी हालत है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की गई, अमेरिका पहले नंबर पर रहा, भारत चौथे नंबर पर रहा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 इसमें भी हालत खराब होगी भारत की भाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्योंकि भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा भारत में, 180 देशों का जारी किया गया। डेनमार्क पहले नंबर पे रहा, जहां पे सबसे कम भ्रष्टाचार होता है, और भारत रहा भाई 96वें नंबर पर। 2023 में 93वें नंबर पर था, यानी कि और ऊपर को बढ़ गया भ्रष्टाचार में, और बुरी हालत होगी। और सरकार कह के जो ना हम बिल्कुल जो है साफ सुथरे पेपर करा रहे हैं, साफ सुथरे काम हो रहे हैं भाई देश में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा जारी किया गया, 145 देशों में से अमेरिका पहले नंबर पर रहा, भारत चौथे नंबर पर रहा। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट 133 देशों में से अमेरिका पहले नंबर पर, भारत 49वें नंबर पर रहा। नेटवर्क रेडिनेंस तो हो गया। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा जारी किया गया, 180 देशों में से लग्जमबर्ग पहले नंबर पर रहा है, भारत 176वें देशों पे। एंड में पहुंचा देते भाई, 4 देश इससे नीचे रहे, बहुत बुरी हालत होगी भारत की, प्रकृति को नुकसान बहुत ज्यादा कर रहे हैं भाई। रूल ऑफ द इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 142 देशों का जारी किया गया है, डेनमार्क पहले नंबर पे है, भारत है 79वें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 वेल्थुंगरन हिल्फे जर्मन संस्था है भाई, 127 देशों में से बेलारूस पहले नंबर पे, 105वें नंबर पे भारत रहा।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है और 165 देशों में से हांगकांग पहले पे है, 84वें पे भारत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया, 133 देशों में से स्विट्जरलैंड जो है पहले नंबर पे है और 39वें नंबर पे भारत है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया गया, 26 देशों में से अमेरिका पहले पे और तीसरे नंबर पे भारत रहा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी किया गया, 67 देशों में से स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे और भारत भाई 58वें नंबर पे। इसमें भी हालत खराब है। एआई तत्परता सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है, 174 देशों का सर्वे हुआ, सिंगापुर पहले पे रहा, भारत 72वें नंबर पे रहा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट 146 देशों में से वियना पहले नंबर पर रहा, भारत का कुछ नंबर ही नहीं बताया इसमें भाई। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जारी किया गया, 180 देशों में से एस्टोनिया पहले नंबर पर और भारत है 176वें नंबर पर। पर्यावरण प्रदर्शन में भी बहुत बुरी हालत है भाई भारत की। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, 119 देशों में से अमेरिका पहले नंबर पर और 79वें नंबर पर रहा भारत, सॉरी 39वें भाई, ठीक है 39वें स्थान पर रहा, इससे पहले 54वें स्थान पर था 2021 में। इसके बाद यात्रा एवं पर्यटन तो हो गया। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया, 97 देशों का, रूस पहले नंबर पर, भारत है 10वें नंबर पर। मानव विकास सूचकांक 2023-24 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया, 193 देशों में से स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर और भारत